Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to cover the last part of the rise of nationalism in Europe. This is part 11. Today we are going to cover the nationalism and imperialism. What is nationalism and what is imperialism? देखो nationalism क्या होता है? Nationalism means loyalty and devotion towards a nation. ठीक है, आपकी लॉयल्टी यानी आप कितने लॉयल हो अपनी कंट्री के लिए, अपने नेशन के लिए, और तुम्हारा डिवोशन टुवर्ड्स योर नेशन, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रवाद। जो ये फीलिंग होती है नेशनलिज्म, क्या होती है? नेशनलिज्म एक फीलिंग है अपने राष्ट्र की तरफ, तो उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद। इम्पेरियलिज्म क्या होता है? इम्पेरियलिज्म होता है, देखो, अ पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्रू कॉलोनाइजेशन, यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स और अदर मीन्स। ठीक है, जब आप अपने नेशन की टेरिटरी को इंक्रीज करना चाहते हो, ठीक है, अपनी जो कंट्री है उसको बढ़ाना चाहते हो, तो उसे कहा जाता है इम्पीरियलिज्म। ठीक है, और इसको कहा जाता है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद मतलब अपना साम्राज्य क्या कर रहे हो आप? इंक्रीज करना चाह रहे हो। तो जो पॉलिसीज़ यूज़ की जाती हैं टू इंक्रीज योर कंट्रीज पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्रू कॉलोनाइजेशन, यानी दूसरी कंट्री को अपने अंडर ले लेना, अपने अधीन बना लेना, कॉलोनाइज कर लेना उन्हें, ठीक है, या तो मिलिट्री फोर्सेस का यूज़ करके, या कोई भी अदर मींस, डेमोक्रेटिक मींस यूज़ करके किसी भी दूसरी कंट्री को अपने अंडर ले लेना इज कॉल्ड द इम्पेरियलिज्म। ठीक है, इसे कहा जाता है साम्राज्यवाद, यानी अपने एरिया को इंक्रीज कर रहे हो आप। ठीक है, देखो यहाँ पर एक मैंने फोटोग्राफ डाली है, इम्पेरियलिज्म की है, कि सब लोग क्या चाहते हैं कि उनका जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाए, तो एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं। तो इम्पेरियलिज्म जब भी होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर वॉर की सिचुएशन बनी रहेगी हमेशा। ठीक है, तो अब जो ये नेशनलिज्म की फीलिंग थी यूरोप के अंदर, उसने इम्पेरियलिज्म की फीलिंग कैसे लाई यूरोप के अंदर, उसको आज हम समझते हैं। ये आज जो हम समझ रहे हैं ये लास्ट पार्ट है, इसमें नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म की कनेक्शन समझेंगे कि इनके बीच में क्या लिंक है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे बाल्कान कंट्रीज़ की। ठीक है, तो ये बाल्कान कंट्रीज़ क्या होती हैं, इनको नाम कैसे दिया गया, इसको समझते हैं सबसे पहले। द वर्ड बाल्कान इज़ अ टर्किश वर्ड विच मीन्स माउंटेन। तो बाल्कान वर्ड है एक टर्किश वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? माउंटेन्स। ठीक है, द पेनिनसुला इज सर्टेनली डोमिनेटेड बाय दिस टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स स्पेशली इन द वेस्ट। ठीक है, तो जो ये बाल्कान कंट्रीज़ हैं एक तरीके का पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्या होता है? जहाँ पर तीन तरफ से पानी होता है, थ्री साइड से वाटर होता है और एक साइड से लैंड होता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? पेनिनसुला। तो बाल्कान क्या है? पेनिनसुला। ठीक है, और ये पेनिनसुला इज सर्टेनली डोमिनेटेड बाय दिस टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स। तो किस तरीके के लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं यहाँ पर? माउंटेन्स टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं, मतलब माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ये सब पाए जाते हैं कहाँ पर? बाल्कान में। ठीक है, और ये वेस्ट की बात कर रहा है, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर रहा है। आज हम बात करने वाले हैं जो ये बाल्कान कंट्रीज़ हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं ईस्टर्न यूरोप में। ठीक है, याद रख लेना, ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, अभी मैं तुम्हें मैप में भी दिखा दूंगा। देखो ये है यूरोप का मैप, ये तुम्हें पता ही है। स्पेन, ये स्पेन है, ये फ्रांस है, ठीक है, जर्मनी, और ये जो कंट्री ब्लू में मैंने बनाया हुआ है, देखो, तुम देखोगे कि ये क्या है? बाल्कान पेनिनसुला। बाल्कान पेनिनसुला क्यों है? देखो, एक साइड से लैंड है, बाकी सब जगह क्या यहाँ पर क्या है? वाटर से सराउंडेड है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? बाल्कान पेनिनसुला। आई होप कि तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखो ये ईस्ट में पड़ रहा है, तो ये कौन सी कंट्रीज़ कहलाती हैं? ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़। वैसे तो ये साउथ ईस्ट है, साउथ में भी है ये, तो ये है साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, और इन्हें क्या कहा गया है? इन्हें कहा गया है बाल्कान। ठीक है, बाल्कान क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि यहाँ पर माउंटेन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इन सारी कंट्रीज़ के आसपास। ठीक है, द रीजन टेक इट्स नेम फ्रॉम द बाल्कान माउंटेन्स। तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? बाल्कान माउंटेन्स पाए जाते हैं। तो इन सारी कंट्रीज़ में, क्योंकि द स्ट्रेच थ्रू आउट द होल ऑफ द बल्गेरियन बॉर्डर टू द ब्लैक सी कोस्ट, तो बल्गेरियन जो बॉर्डर है वहाँ से लेके ब्लैक सी कोस्ट तक सारे
माउंटेन्स पाए जाते हैं, तो एक तरीके का अलग तरीके का लैंड फॉर्म है। इस वजह से इन सारी कंट्रीज़ को नाम क्या दिया गया है, बाल्कान। ठीक है। बाल्कान वाज अ रीजन ऑफ अ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग प्रेजेंट डे। तो बाल्कान में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, तो ये देखो, ये 10 कंट्रीज़ हैं जो आती हैं। रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड, अच्छा बोस्निया और हर्जेनोवा जो है ये एक ही एक कंट्री है। ठीक है, याद रखना ये दोनों एक ही हैं। स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो। और इन सारी कंट्रीज़ के जो लोग हैं इन्हें क्या कहा जाता है, स्लाव्स कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, स्लाव्स। जो लोग रहते हैं इन सारी कंट्रीज़ में इन्हें क्या कहा जाता है, स्लाव्स, याद रखना। ठीक है, तो ये मैंने अभी बताया तुम्हें, ये क्या है, बाल्कान पेनिनसुला। ठीक है, यहाँ पर ये 10 की 10 कंट्रीज़ तुम्हें मिलेंगी। तो अब देखो कि कौन कौन सी ये कंट्रीज़ हैं। तो अभी बताया था मैंने, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जिगोनिवा एंड स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनाग्रो। ठीक है, ये हैं सारी कंट्रीज़। तो ये तुम्हें यहाँ पर दिख रही होंगी। कुछ पार्ट टर्की का भी है यहाँ पर, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला टर्की का पार्ट भी आता है बाल्कान कंट्रीज़ में। ठीक है, देखो यहाँ पर तुम्हें रोमानिया दिख रही है जिसकी कैपिटल इज़ बुचारेस्ट। ठीक है, उसके बाद बुल्गारिया तुम्हें मिलेगी, ये रही बुल्गारिया, सोफिया है इसकी राजधानी। अल्बानिया तिराना। ठीक है, उसके बाद ग्रीस तुम्हें पता ही है नीचे है, एथेंस है इसकी कैपिटल। ठीक है, उसके बाद मैकेडोनिया ये रहा, स्कोप्जे। क्रोएशिया ये रहा, जाग्रेब। उसके बाद बोस्निया एंड हर्जेगोविना ये है इसकी और इसका कैपिटल है सरजेवो। और स्लोवेनिया की कैपिटल है जुब्जाना। ठीक है, तो ये है इसकी कैपिटल। ठीक है, ये रहा। फिर उसके बाद सर्बिया है। ठीक है, तो दीज आर द कंट्रीज़। ठीक है, ये देखो बीच में सर्बिया है, बेलग्रेड है इसकी कैपिटल, तो मोंटेग्रो ये इसकी कैपिटल है। तो ये सारी कंट्रीज़ कौन सी कहलाती हैं, दीज आर ऑल कंट्रीज़ विच आर कॉल्ड एज द बाल्कान कंट्रीज़। ठीक है, तो ये है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। तो यहाँ पर आज हम इसके बारे में बात समझेंगे कि नेशनलिज्म जो था वो यहाँ पर भी फैल रहा था, क्योंकि पूरे यूरोप में ही फैल रहा था। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, इम्पीरियलिज्म की भी भावना उत्पन्न होती है। तो वो किस तरीके से आती है, क्या कारण थे, क्या रीजंस थे जो बाल्कान कंट्रीज़ के अंदर इम्पीरियलिज्म की फीलिंग आने लगी थी। ठीक है, देखो कंपोजिशन ऑफ बाल्कान को समझते हैं। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 तक का हमने सारा सफ़र पढ़ लिया है। 1871 में 2 यूनिफिकेशन हो चुके थे। कौन कौन से, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली आर कॉल्ड द बाल्कान। जो मोस्ट सीरियस नेशनल टेंशन थी यूरोप में वो 1871 के बाद कहाँ पर हुई, वो बाल्कान के अंदर। देखो बाल्कान की मैंने ये बता दी थी कि कौन कौन सी कंट्रीज़ है, तो ये कंट्रीज़ वही लिखी हुई हैं। और जो इनहेबिटेंट, जो लोग होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, स्लाव्स। जो बाल्कान कंट्री में लोग रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था, स्लाव्स। ठीक है, अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कान वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। तो जो ज़्यादातर जो बाल्कान कंट्रीज़ थी वो किसके अंडर आया करती थी, ऑटोमन एम्पायर के अंडर आया करती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ऑटोमन एम्पायर जो है वो कमज़ोर होता चला जाता है, और धीरे धीरे करके जब ये नेशनलिज्म की फीलिंग आने लग जाती है तो जो ये बाल्कान कंट्रीज़ हैं ये भी धीरे धीरे करके इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट हो जाती हैं। इट वाज अ वास्ट स्पॉलिंग डायनेस्टिक एम्पायर कंप्राइजिंग अ ग्रेट मिक्सचर ऑफ रेसेस, लैंग्वेज एंड रिलीजन। ठीक है, तो यहाँ पर बाल्कान कंट्रीज़ में अलग तरीके के लोग रहते थे, लैंग्वेज अलग थी, अलग तरीके के रिलीजन हुआ करते थे। ठीक है, कुछ लोग टर्किश हुआ करते थे, कुछ जूइश थे, कुछ क्रिश्चियंस थे, मतलब अलग अलग तरीके के रिलीजन थे। ठीक है, कॉजेज ऑफ द नेशनल स्ट्रगल इन बाल्कान्स। तो क्या कारण थे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का पीरियड रहा, या फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हुई, क्या कारण थे। देखो, द ऑटोमन एम्पायर बिटवीन 1851 एंड 1871 was confronted with a series
of disruptive forces and nationalist movement in its western territories। जो देखो, जो ओटोमन एम्पायर था उसके अंडर में थे ये बाल्कान कंट्रीज़। 1850 से लेके 1871 में क्या हुआ, इसके बीच में बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी थी। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहे थे, सब लोग इंडिपेंडेंट होना चाह रहे थे। तो ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जो बाल्कान कंट्रीज़ कहलाती हैं, ये भी इंडिपेंडेंट होना चाह रही थी, क्योंकि ये वेस्ट में पड़ता था और ओटोमन एम्पायर भी वीक होता चला जा रहा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो ये बाल्कान कंट्रीज़ हैं ये ओटोमन एम्पायर के अंडर से निकलती चली गई और एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बनती चली गई। जैसे कि तुमने ग्रीस के एग्जांपल देखा था कि ग्रीस जो है 1831 में वो इंडिपेंडेंट हो गया था। ठीक है। हर डिफ़िकल्टीज अट्रैक्टेड कंसिडरेबल इंटरेस्ट ऑन द पार्ट्स ऑफ अदर ग्रेट पावर्स ऑफ यूरोप। ठीक है। द स्प्रेड ऑफ आइडियाज़ ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म, तो देखो रोमांटिक नेशनलिज्म की जो भावना है वो बाल्कान में भी आई। टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो ओटोमन एम्पायर है उससे ये अलग होते चले गए थे, डिसइंटीग्रेट होते चले गए थे। इंटीग्रेट मतलब मिलना होता है, डिसइंटीग्रेट मतलब वहाँ से निकल जाना होता है। तो ओटोमन एम्पायर के अंडर से ये निकलते जा रहे थे। तो ये जो एरिया था, बाल्कान रीजन था, ये बहुत ज़्यादा उस टाइम पर जब ये इंडिपेंडेंट हो रही थी सारी कंट्रीज़, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। क्या रीजंस थे कॉन्फ्लिक्ट के, देखो समझो कि जब ये सारी कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हुई, रोमेनिया, सर्बिया, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, जब ये इंडिपेंडेंट हुई तो ये जब ये इंडिपेंडेंट हुई तो इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम अपनी टेरिटरीज़ को इंक्रीज़ करें। तो टेरिटरीज़ को इंक्रीज़ करने का एक ही तरीका है इम्पेरियलिज़म। इम्पेरियलिज़म का मतलब क्या है, आपको मिलिट्री का यूज़ करना होगा, वॉर करनी होगी दूसरी कंट्री के आसपास, ताकि आप वहाँ पर उस एरिया को कैप्चर कर पाओ। ठीक है। इस कारण से जो ये एरिया था बाल्कान कंट्रीज़ का, क्योंकि देखो जो ये एरिया है बाल्कान, नाम ज़रूर बाल्कान दे दिया है लेकिन ये कोई एसोसिएशन नहीं है, मतलब इनमें कोई भी ऐसा एक सोसाइटी नहीं है जैसे यूनाइटेड किंगडम थी वैसे नहीं थी ये। ठीक है। बस इन्हें एक नाम दिया हुआ था, लेकिन लोग इनके अंदर जो फीलिंग्स थी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कंट्रीज़ हैं सबके अलग रिलीजन हुआ करते थे, सबके अलग एथनिकल ग्रुप हुआ करते थे। ठीक है। तो यहाँ पर फीलिंग अलग थी। तो ये जो एक दूसरे के साथ यूनाइटेड नहीं रहना चाहते थे, ये चाहते थे कि एक दूसरे की टेरिटरीज़ को कब्जा कर लें ये। ठीक है। इस कारण से ये बहुत ज़्यादा एरिया बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव था। ठीक है। तो देखो ट्रबल्स इन बाल्कान, तो अब हम समझते हैं ट्रबल्स क्यों थी। कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड इन द बाल्कान, क्यों स्टार्ट हुआ कॉन्फ्लिक्ट, स्टेट्स जेलस ऑफ ईच अदर। तो एक दूसरे से जैसे जैसे ये इंडिपेंडेंट होती गई कंट्रीज़, ये एक दूसरे से जलती चली गई और वो ये चाह रही थी कि हम दूसरी कंट्री जो कमज़ोर कंट्री है हम उसको अपने अंडर में ले लें, उसको हम अपने अंदर अपने टेरिटरी में जोड़ लें और हमारी जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। एवरीवन वांटेड टू गेन मोर टेरिटरी, क्या रीज़न थे कॉन्फ्लिक्ट के, एवरीवन वांटेड टू गेन मोर टेरिटरी, सबको क्या करना था, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ को अपने अंडर लेना था। ठीक है। उनको हरा के, उनके जीत के, उनका एरिया कैप्चर करना था। ठीक है। तो इस जब ये यहाँ पर होना स्टार्ट हुआ, जब ये इंडिपेंडेंट हुई कंट्रीज़ 1871 के बाद से लेके 1914 तक के बीच की बात है ये। तो 1871 से लेके 1914 के बीच में ये सारी चल रहा था, मतलब छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, सब लोग एक दूसरे की टेरिटरी कब्जाना चाह रहे थे। इसी में कुछ मेजर पावर्स आती हैं। ठीक है। मेजर पावर्स कौन कौन सी थी यहाँ पर, बिग पावर्स कौन कौन सी थी, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी। ठीक है। ये जो थी उस टाइम पर बहुत मेजर पावर्स हुआ करती थी, मतलब इनके बहुत बड़े बड़े एम्पायर हुआ करते थे। तो क्योंकि ये एरिया तुम अगर देखो तो ये एरिया बहुत इम्पॉर्टेंट था। किस लिए इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि ट्रेड करना बहुत आसान हुआ करता था, और जब आप कॉलोनी बना लेते हो किसी को अपनी, तो वहाँ का रिसोर्सेज तुम्हें सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, वहाँ से तुम्हें कमाई आती है। ठीक है। जैसे कि तुम इंडिया का एग्जांपल देख रहे हो कि ब्रिटेन ने जब इंडिया पे कब्जा किया था, तो इंडिया का जितना भी रिसोर्सेज था वो अपने लिए यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से ये जो चार बड़े बड़े एम्पायर थे वो इस बाल्कान एरिया को कैप्चर करना चाह रहे थे, वो अपने अंडर लेना चाह रहे थे। ये देखो ये आपस में भी लड़ रही हैं कंट्रियां, और जो बड़ी कंट्रियां हैं, जो बड़े एम्पायर्स हैं, वो भी आके इनको कैप्चर करना चाह रहे थे। इसी वजह से जो यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट का
कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, ठीक है। तो ये चारों जो बड़े एम्पायर थे ये भी इस एरिया को, बाल्कान एरिया को अपने अंडर लेना चाह रहे थे, क्योंकि ट्रेड की वजह से और कॉलोनी बनाना चाह रहे थे। और यहाँ पर मिलिट्री और नेवल माइट बहुत ज़्यादा था, मतलब मिलिट्री के प्रोस्पेक्टिव से कि अगर दूसरी किसी एम्पायर पे अगर आपको लड़ाई करनी है तो ये बहुत अच्छा एरिया था। अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखो तो देखो ये वाला एरिया जो ना, देखो यहाँ पर ट्रेड करना आसान होता है, और ये जो एरिया है ये सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, मिलिट्री पर्पस के लिए और नेवल पर्पस के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर नेवल के लिए भी इजी था और मिलिट्री पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था ये, इसलिए सब क्या करना चाह रहे थे, इसको कैप्चर कर, इसको लेना चाह रहे थे। ईच बिग पावर वांटेड टू होल्ड ऑन द बाल्कान्स। तो देखो मैंने बोला ना कि बाल्कान पे अपना पावर होल्ड करना चाह रहे थे, अपनी पावर वहाँ पर वो इंक्रीज करना चाह रहे थे, और जो दूसरी एम्पायर थे उसको वो कमज़ोर करना चाह रहे थे कि उनकी वो ना ले लें इसको, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, दिस लेड टू द वॉर्स, एंड छोटी छोटी वॉर्स होती हैं और फिर धीरे धीरे करके ये जो वॉर्स हैं ये इंक्रीज़ होती चली जाती हैं, और ये लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट जो है एक बड़ी लड़ाई में जो है ये बदल जाती है, और वर्ल्ड वॉर 1 का कारण भी बाल्कान बनता है, ठीक है। तो जब अगर तुम वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ोगे, रीजंस पढ़ोगे, तब आपको ये पता चलेगा कि बाल्कान भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था वर्ल्ड वॉर 1 का, ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट्स हैं ये तो मैंने याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें लिखवा दिए, मेन तुम्हें ये लिखना है, ठीक है। हाउ डिड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेक बाल्कान रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। तो ये मैंने जितने भी पॉइंट अभी समझाए थे ना, ये सब मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तुम्हें ये वाले पॉइंट्स लिख लेना है कॉपी में, ठीक है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो अब हम कंक्लूड कर रहे हैं। तो ये रीजंस हमने समझ लिए कि नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म किस तरीके से जुड़े थे यूरोप के अंदर। नेशनलिज्म अलाइन विद द इम्पेरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। तो जो ये नेशनलिज्म है इसके कारण अब इम्पेरियलिज्म भी आ गया था यूरोप के अंदर, और जिसके कारण क्या हुआ, 1914 के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 होती है, जिसकी वजह से पूरा तबाही हो जाती है, ठीक है। बट मीन वाइल मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर्स इन द 19th सेंचुरी बिगेन टू अपोज इम्पीरियल डोमिनेशन, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इम्पीरियल डोमिनेशन को 1914 तक आते आते सब लोग अपोज करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी जो देखो इम्पीरियल डोमिनेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, देखो इम्पीरियल डोमिनेशन का मतलब ये है, जैसे एक ये कंट्री है, इसने इस कंट्री को इम्पीरियल मतलब इस कंट्री को जीत लिया, ठीक है, इस टेरिटरी को जीत लिया, तो अब ये कौन सी फोर्स कहलाएगी, ये तो ये कहलाएगी इम्पीरियल फोर्स। तो जो ये होगा क्योंकि इसने जीता है तो इसका डोमिनेंस होगा इस एरिया पे, ठीक है। तो ये वाले जो लोग थे ये इनको अपोज करना स्टार्ट कर रहे थे 1914 तक आते आते। जिसने भी किसी भी कंट्री को अपने अंडर ले लिया था, अपनी कॉलोनी बना लिया था किसी भी तरीके से, ठीक है, तो वो इम्पीरियल फोर्स कहलाई। तो वो जो कंट्री अंडर थी, उनके जो कॉलोनी बनी हुई थी, वो क्या करने लगे थे, वो अपोज करने लगे थे। जैसे कि इंडिया का एग्जांपल, ब्रिटेन इंडिया पे कब्जा कर चुकी थी, उसके खिलाफ क्या करते हैं, इंडिया अपोज करना स्टार्ट करते हैं 1914 के बाद, ठीक है। गांधी जी आते हैं और फिर बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं ताकि अंग्रेज भाग जाएं, ब्रिटेन हमारे देश से निकल जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारी यूरोपियन पावर्स भी जहाँ जहाँ पर भी इम्पीरियल डोमिनेशन था वहाँ पर सब जगह क्या होने लगा, अपोज होने लगा, मतलब इम्पीरियल डोमिनेशन को अपोज करने लगे लोग। तो जो ये इम्पीरियल डोमिनेशन को अपोज करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एंटी इम्पीरियल मूवमेंट। याद रखना क्या कहा जाता है, एंटी इम्पीरियल मूवमेंट, ठीक है। यानी आप एक पावर के खिलाफ, जिसने तुम्हारे ऊपर कब्जा किया था, उसके खिलाफ क्या कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, मूवमेंट्स कर रहे हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, एंटी इम्पीरियल मूवमेंट। द एंटी इम्पीरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन। अब सब लोग क्या चाह रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट नेशन बन जाए, एंड वर इंस्पायर्ड बाय अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी। और वो किसको इम्पोर्टेंस देते थे, वो देते थे कलेक्टिव नेशनल यूनिटी, ठीक है। एक एक कुछ तो कॉमन होना चाहिए हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है।
forged in the confrontation with imperialism. European ideas of nationalism were nowhere replicated, for people everywhere developed their own specific variety of nationalism. ठीक है, हर जगह जो भी लोग अपना नेशन स्टेट बनाना चाह रहे थे, उन सब जगह अलग अलग तरीके की स्पेशल वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म है। लेकिन नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, मतलब राष्ट्रवाद की जो फीलिंग है, देखो रीज़न कोई भी हो नेशनलिज्म का, कोई ये कहे कि हम लोगों के जो पूर्वज हैं वो एक जैसे हैं इसलिए हम लोग एक राष्ट्र बनना चाहते हैं, कोई ये कहे कि हम लोग सब लोग एक लैंग्वेज बोलते हैं इस वजह से एक राष्ट्र बनना चाहते हैं, कोई ये कहे कि हम लोगों ने स्ट्रगल एक जैसा किया है इसलिए हम एक राष्ट्र बनना चाहते हैं। देखो रीज़न कोई भी हो नेशनलिज्म नेशन स्टेट बनने के, पर वो जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो कॉमन थी सब जगह। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी, और इसी वजह से आज की डेट में तुम देखोगे कि सब कंट्रीज़ बिल्कुल अलग हैं, इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, और यही हुआ धीरे धीरे करते हुए नेशनलिज्म की वजह से सारी कंट्रीज़ ने अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया धीरे धीरे करके। बट द आइडिया डेट सोसाइटीज शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू नेशन स्टेट केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। जो आइडिया था सोसाइटी के अंदर कि हमें नेशन स्टेट बनना है, वो आइडिया जो था वो सब में कॉमन था कि ये नेचुरल है, हम लोग नेचुरली हमें एक अलग कंट्री बनना चाहिए, हम क्योंकि हमारा एक जैसा माहौल है, हम एक जैसे दिखते हैं, यानी कुछ भी रीज़न हो, लेकिन हमें क्या है नेचुरली और यूनिवर्सली हमें क्या होना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, यूनिटी रहनी चाहिए, और एक हमारी अलग कंट्री होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट कंट्री होनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि तुम्हें ये कंक्लूजन समझ में आया होगा कि नेशनलिज्म इन यूरोप ने क्या हुआ। देखो नेशनलिज्म इन यूरोप की वजह से ही नेशनलिज्म इन इंडिया हुआ था, क्योंकि यूरोप में ये नेशनलिज्म की फीलिंग स्टार्ट हुई थी, और इसी वजह से इंडिया भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कराना चाहता है, और 1914 के बाद इंडिया में भी नेशनलिज्म की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और लोग फिर एक अलग कंट्री बनाना चाहते होते हैं और जिसे इंडिया कहा जाता है, और इसलिए 1947 में इंडिया एक नेशन स्टेट की तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, मैंने डेफिनेशन लिख दिया एंटी इंपीरियल मूवमेंट की क्या होती है। इट इज़ अ कैरेक्टराइज्ड बाय और एक्सप्रेसिंग अपोजिशन टू और हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशन। तुम किसी के भी अंडर नहीं होगे, उसको अपोज करोगे। ठीक है, किसी भी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज़ या इंस्टीट्यूशंस को तुम अपोज करोगे, उसे क्या कहा जाता है, एंटी इंपीरियल मूवमेंट। अब हम लास्ट एक एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तुम्हारा काम है इस डायग्राम को समझना। ठीक है, ये मैप एक्चुअली में शो कर रहा है, जो जितने भी ये पिक्चर्स हैं ये कुछ ना कुछ शो कर रही हैं। बेसिकली ये बता रही है इम्पीरियलिस्टिक पावर ब्रिटेन की, कि ब्रिटेन ने कहाँ कहाँ कब्जा किया था, तो उसको ये शो कर रहा है ये मैप। तो तुम्हें समझना है इसे, ठीक है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम्स में मैप आते हैं। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।